नमस्कार। आज हम जरा गहराई से बात कर रहे हैं 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की। इसे जनवरी 2025 में मंजूरी मिली थी, 16 जनवरी को, और उम्मीद है कि 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। हाँ, और ये कोई छोटी बात नहीं है। केंद्र सरकार के लगभग आप देखिए 50 लाख कर्मचारी हैं और कोई 65 लाख पेंशन भोगी। मतलब 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग। बिल्कुल, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों पर सीधा असर पड़ेगा इसका। तो आज हम देखेंगे कि वेतन, भत्ते, पेंशन में क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं और इसमें देरी क्यों हो रही है। चलिए शुरू करते हैं। जरूर। तो सबसे पहली बात, ये 8वां वेतन आयोग क्यों, मतलब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है बार बार? हाँ, देखिए, इसका जो मुख्य काम है वो है वेतन, भत्ते और पेंशन को रिव्यू करना, ताकि वो मौजूदा महंगाई और जो अर्थव्यवस्था बदल रही है उसके साथ चल सके। अच्छा। पिछला आयोग 7वां वाला वो 2016 में लागू हुआ था, तो अब मतलब समय आ गया है एक तरह हाँ, से। 10 साल वाला हिसाब है ये, है ना? हाँ, करीब करीब। लेकिन यहाँ जो सबसे आप कह सकती हैं दिलचस्प चीज है वो है फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर, ये क्या होता है और ये इतना जरूरी क्यों है? ये एक मल्टीप्लायर है, मतलब एक नंबर जिससे मौजूदा मूल वेतन को गुणा करते हैं और फिर नया मूल वेतन तय होता है। ओके। और जरूरी इसलिए है क्योंकि यही तय करेगा कि असल में जेब में कितना ज्यादा पैसा आएगा। अनुमान बहुत अलग अलग हैं। कितने अलग? कुछ लोग कह रहे हैं 2.28 या 2.5 के आसपास हो सकता है, लेकिन जो कर्मचारी संघ है वो 3.68 की मांग कर रहे हैं। अरे बाप रे, 2.5 और 3.68, ये तो बहुत ज्यादा फर्क है। हाँ, बहुत बड़ा फर्क है। और इसी से तय होगा कि वेतन वृद्धि 20% के पास रहती है या सीधा 50% तक पहुंच जाती है। तो अगर न्यूनतम वेतन की बात करें, 7वें आयोग में 18,000 रुपए था, वो अब कहां तक जा सकता है? और वो पे मैट्रिक्स वाला सिस्टम? हाँ, पे मैट्रिक्स सिस्टम तो जारी रहेगा, ऐसी उम्मीद है। वो वेतन के लेवल और तरक्की को ठीक से दिखाता है। बस हर लेवल पर वेतन बढ़ जाएगा। और न्यूनतम वेतन 18,000 वाला, वो फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से 21,600 रुपए से लेकर, अगर 3.68 माना जाए, तो 51,480 रुपए तक भी जा सकता है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी रेंज हो गई। हाँ, इसीलिए फिटमेंट फैक्टर इतना अहम है। समझ गई। और वेतन के अलावा भत्तों का क्या? उसमें भी कुछ बड़े बदलाव? हाँ, भत्तों में भी काफी कुछ है, जैसे महंगाई भत्ता, डीए जैसा कहते हैं। अनुमान है कि जनवरी 2026 तक वो 70% तक पहुंच जाएगा। 70%? हाँ, और तब एक बड़ा बदलाव होगा। ये पूरा 70% डीए मूल वेतन में जोड़ दिया जाएगा और डीए को फिर 0 से शुरू करेंगे। ओह, मतलब बेस सैलरी बढ़ जाएगी और डीए फिर नए सिरे से शुरू होगा? बिल्कुल सही। ये एक स्ट्रक्चरल चेंज है। फिर एचआरए यानी मकान किराया भत्ता, वो भी शहरों के हिसाब से XYZ टाइप के शहर, शायद 30%, 20% और 10% हो जाए मूल वेतन का। ठीक है। और पेंशन भोगियों के लिए भी एक बात चल रही है। उनका जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस है, एफएमए, वो अभी 1,000 रुपए है, उसे शायद 3,000 रुपए महीना करने का प्रस्ताव है। ये तो उनके लिए अच्छी खबर होगी। हाँ, हो सकती है। और हो सकता है कुछ पुराने भत्ते हटा भी दिए जाएं। ये सब सुनने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन वो देरी वाली बात, उसमें क्या पेंच है? पेंच ये है कि मंजूरी मिले कई महीने हो गए, 7वें वेतन आयोग से भी ज्यादा वक्त हो गया शायद, लेकिन अब तक न तो इसके चेयरमैन और सदस्य तय हुए हैं, ओह, और न ही सबसे जरूरी चीज इसके संदर्भ की शर्तें, मतलब टर्म्स ऑफ रेफरेंस, वो गाइडलाइंस जिनके आधार पर आयोग काम करेगा। तो मतलब काम शुरू ही नहीं हुआ अभी तक? तकनीकी रूप से नहीं। और इसी वजह से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में थोड़ी बेचैनी है, थोड़ी आशंका है। तो इस देरी का असर क्या होगा? क्या सिर्फ लागू होने में देर होगी? एक तो वो है जो 1 जनवरी 2026 की तारीख है, वो मुश्किल लग रही है। हो सकता है 2027 तक बात चली जाए। लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता की बात है पेंशन भोगियों के लिए। एक सरकारी नोटिफिकेशन से ऐसा लगा है कि सरकार शायद पेंशन लाभ देने में अपना विवेक इस्तेमाल कर सकती है। विवेक मतलब शायद पेंशन में उतनी बढ़ोतरी ना हो जितनी कर्मचारियों के वेतन में हो, वो अपनी मर्जी से तय कर सकते हैं। ये तो ठीक नहीं है। हाँ, इसीलिए जो कर्मचारी संघों की जॉइंट बॉडी है, NCJCM, वो इस पर सरकार से सफाई मांग रही है कि भाई पेंशन भोगियों के साथ भी बराबरी का व्यवहार हो। ये जो अनिश्चितता है ना, ये भरोसे को कम करती है। वाकई। और ये जो सिफारिशें होंगी, ये सिर्फ केंद्र सरकार के लिए होंगी? राज्यों का क्या? हाँ, ये सीधे तौर पर सिर्फ केंद्र सरकार को माननी होती हैं।
राज्य सरकारें देखती हैं अपनी आर्थिक स्थिति, फिर तय करती हैं कि वो इन्हें लागू करेंगी या नहीं। अच्छा। और इस देरी की वजह से कुछ लोग अंतरिम राहत की भी मांग कर रहे हैं। मतलब जब तक फाइनल फैसला ना हो तब तक कुछ पैसा दे दिया जाए। समझ गए। तो अगर हम पूरी बात को समेटें। हाँ, तो कुल मिलाकर देखिए, 8वें वेतन आयोग से उम्मीद तो बड़ी है, वेतन और पेंशन में अच्छी बढ़ोतरी की, फिटमेंट फैक्टर और डीए का विलय, ये बड़े बदलाव होंगे। लेकिन जो गठन में देरी हो रही है और खासकर पेंशन भोगियों के लाभ को लेकर जो एक सवालिया निशान बना हुआ है, उससे चिंताएं बहुत बढ़ गई हैं। ये सिर्फ एक प्रोसीजरल देरी नहीं है, ये लाखों लोगों की आर्थिक सुरक्षा और सरकार पर उनके भरोसे से जुड़ा सवाल बन गया है। और यहीं पर शायद हम आज की बात रोकते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ। जब लाखों लोगों की वित्तीय सुरक्षा दांव पर हो, तो ऐसी जरूरी पहलों में प्रशासनिक देरी का असर क्या होता है? खासकर सरकार और उसके अपने कर्मचारियों, पेंशन भोगियों के बीच जो एक विश्वास का रिश्ता होता है, उस पर क्या असर पड़ता है? इस पर सोचिएगा जरूर।